Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. So guys, आज हमारी क्लास नंबर 2 है फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट इग्नू में जो निकली है क्लास। मैं यहाँ पर UGC नेट की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा था आज के दिन, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बट एक्चुअली जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए जो निकले हैं फॉर्म, उसको स्टूडेंट्स ने भरा है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 24 जैन को हो जाना है। तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो मुझे लगा कि इसकी क्लास पहले रख देनी चाहिए, मुझे इसकी क्लासेस करानी चाहिए बिकॉज एज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो और गाइज ये वाला जो टॉपिक है वो कॉमन है, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस टॉपिक को देख सकते हो बिकॉज ये जो टॉपिक है दिस इज कॉमन टॉपिक। अगर आप यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हो वहां से भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे भी इसके क्वेश्चन देखने को आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो गाइज इसकी ऑलरेडी एक फर्स्ट क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। इसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आप किस तरीके से इस वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आपको कहाँ से कैसे किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे कवर करना है, सिलेबस क्या है, मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया था क्लास 1 में। उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार जाके इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। तो गाइज एज यू ऑल नो, माय नेम इज मोहम्मद आजब, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन JGSIP यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड गाइज दिस इज माय क्वालिफिकेशन। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके सो गाइज दिस इज द सिलेबस। सेक्शन बी पार्ट जो है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, इसका जो सिलेबस है उसको हमने 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा इसके बारे में। इसको जानने के लिए आप प्रीवियस वाली वीडियो को देख सकते हैं। ओके सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द MCQs। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, किस डे को मनाते हैं? सो राइट आंसर इज 11 नवंबर। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवंबर 11 हैज बीन सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एजुकेशन डे सिंस 2008. The date has been chosen to commemorate the birth anniversary of independent India's first education minister, Maulana Abul Kalam Azad, who served from 15 August 1947 until 2 February 1958. तो गैस यहाँ पे आपको पता होना जरूरी है कि जो 11 नवंबर है वो किस चीज की वजह से मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। तो इंडिया के जो पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो गैस आपको यहाँ पर 2-3 चीजें पता चल गई। पहली चीज तो ये कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। दूसरी चीज पता चल गई कि 2008 से मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। और थर्ड चीज पता चल गई कि 11 नवंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइज आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasize to set up which fund। 2020 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसके अकॉर्डिंग कौन सा फंड बनाने की बात की गई है? सो यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात की गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इंक्लूजन फंड, जहाँ पर हर किसी जेंडर को प्रायोरिटी देने की बात की जाती है। आई मीन इस चीज के लिए कदम उठाया गया है कि यहाँ पर हर तरीके का जो जेंडर है, मेल फीमेल और जो होते हैं, आई मीन जो कॉमन होते हैं, उनके सभी के लिए यहाँ पर एजुकेशनल फंड बनाने की बात की गई है। तो समझ लेते हैं एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप्स। तो जो डिसएडवांटेज रीजन है, जहाँ पर जो एजुकेशन काफी बैकवर्ड है और जहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी में काफी प्रॉब्लम हो जाती है या होती है, क्रिएट हो चुकी है, वहां पर इन सब चीजों से ओवरकम करने के लिए इसकी अलग से फंड बनाने की बात की गई है। Okay, next question is on October 7, 2020, how many universities UGC announced as fake or unrecognized universities? So guys, this is important part of for your exam purpose, जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि UGC ने कितने सारी यूनिवर्सिटीज को जो है वो फेक या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड बताया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 24 यूनिवर्सिटीज को फेक बताया है। और आप समझ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑन October 7, 2020, the University Grant Commission announced a list of 24 unrecognized universities. These universities have been termed as fake. This has been done by UGC to maintain standard of higher education in the country. तो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए 24 यूनिवर्सिटीज को फेक बताया था यूजीसी ने, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड थी, जिन्होंने हम कह सकते हैं जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था यूजीसी से,
और जो उनके नॉर्म्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो रहे थे। highlights the maximum number of these universities are operating from the state उत्तर प्रदेश। सो गाइस अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो निकाली गई थी 2020 वाले ईयर में, तो वो कौन सा प्रदेश था? उत्तर प्रदेश। ओके, सो गाइस आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का जो सारा मटेरियल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन 2019। जो अभी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था, इसकी कमेटी के मेंबर कौन थे, इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो इसके कौन थे चेयरपर्सन? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो गाइज इसका इनका नाम याद रखना, ये जो नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in new education policy 2020 the current 10+2 system to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? तो जो उसका न्यू curricular structure है that is ऑप्शन नंबर बी, that is 5+3+3+4। इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो नया curricular structure है वो डिजाइन किया जाएगा। अभी तक जो था वो था आपका 10+2 वाला। ये स्ट्रक्चर था आपका कि 10 क्लास तक पढ़ लिया, उसके बाद 11 12 भी कर लिया, तो 10+2 के नाम से ज़्यादा जाता था। बट अभी क्या है, 5+3+4 के नाम से इसको स्ट्रक्चर का जो है डिजाइन किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर कॉरेस्पेंडिंग टू एजेस 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जिनको पहले दिया गया है उनकी बात पहले की जा रही है। मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर 5 जो है इसकी बात की गई है 3 से 8 ईयर्स के एज के स्टूडेंट की। यहाँ पर जो नेक्स्ट 3 ईयर्स पढ़ेंगे वो अपनी स्कूल में वो 8 to 11 ईयर्स के स्टूडेंट होंगे। जो नेक्स्ट 3 ईयर्स उनकी बीतेंगे स्कूल में वो 11 to 14 एज वाले स्टूडेंट्स होंगे। और जो नेक्स्ट 4 ईयर्स होंगे, लास्ट के जो 4 ईयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 8th 9th 11th 12th। तो जो लास्ट के 4 साल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो ये एज ग्रुप है यहाँ पर इस क्लास में पढ़ने का वो क्या है? 14 to 18 ईयर्स। मतलब जैसे आप 12th पास करेंगे आपका जो स्टूडेंट है वो 18 ईयर्स का हो चुका होगा, उसके बाद वो कॉलेज जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल Curricular Framework for School Education NCFSE 2020-21 will be developed by। जो curricular है वो कौन बनाएगा? तो ये कौन बनाएगा? NCERT। ओके, कौन बनाएगा? NCERT। सो NCERT के बारे में समझ लेते हैं एक बार। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। गाइस इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। तो अभी आपको 3 बातें पता चल गई। पहली बात तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, दैट इज NCERT। सेकंड थिंग NCERT की फुल फॉर्म, और थर्ड वन इज 1961 में NCERT एस्टेब्लिश्ड किया गया था और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, याद रखना गाइस, ऑटोनोमस बॉडी है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECE दैट विल एक्ट एज सिंगल ओवरआर्चिंग umbrella body for the entire higher education does not include which education sector। तो इसके अंडर कौन नहीं आएगा? तो वो कौन नहीं आएगा? मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन जो है वो इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा। और गैस एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो गवर्नमेंट है वो UGC और AICTE इनको मर्ज करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, बट इन फ्यूचर UGC और AICTE को मर्ज करके एक नई बॉडी बनाने की बात की जा रही है। तो मे भी शायद जो नई बॉडी बनेगी वो काफी स्ट्रांग होगी। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको फर्दर। सो यहाँ पर HECE विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। कौन कौन आएंगे HECE के अंडर? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जिसको हम NHERC बोलते हैं फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग जो स्टैंडर्ड सेटिंग करते हैं एजुकेशन में, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग जो ओनली फंडिंग का देखते हैं पार्ट, वो इस नाम से जाना जाता है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर एक्रीडेशन। तो गाइज इनके फुल फॉर्म याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। एज यू आर अपीयरिंग फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार उसका काम कहीं ना कहीं किसी न किसी इसमें काम पड़ता ही रहता है। तो आपको इसके बारे में पर्सनली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच इज द एज ग्रुप दैट गेट एम्फसाइज फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना था 2009 में बना था और 2010 में इनेक्ट किया गया था। तो उसमें
किस एज ग्रुप की बात की गई है जिसके जिसके लिए हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं? तो कौन सा एज ग्रुप है? 6 to 14, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट और द राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट emphasize द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन हु आर इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इस एज ग्रुप की बात की गई है इस एक्ट के अंदर और इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 4 अगस्त 2009। गैस याद रखना जो एक्ट बना था वो 4 अगस्त 2009 को बन चुका था एक्ट, बट उसको कम इनटू इफेक्ट में कब से आया? वो 1 अप्रैल 2010 से। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये एक्ट कब बना था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कब बनी है? 2020 में बनी है, लेकिन 2020 में इसको करिकुलर में नहीं डाला गया, 2021 से डाला जाएगा। तो ये कम इनटू इफेक्ट कब होगी? 2021 से। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था वो भी इसी तरीके से हुआ था। ओके, सो गाइस आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाँ सो गाइस कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए फॉर सेक्शन बी पार्ट। जो आपका सेक्शन बी पार्ट है उसके लिए मेरे पास कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है। हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अराउंड 300 एमसीक्यूज हैं और हर एक अराउंड 200 एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन गिवन है, 200 एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने वीडियोस में भी समझा है एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन गिवन है, ऐसे ही नोट्स में भी एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन गिवन है। प्लस जो 100 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो गाइस ये जो सिलेबस है ये आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो आपके नोट्स हैं ये। तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझे इस व्हाट्सएप और इस व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ दिन में, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो आप लोग अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो या फिर मैं कॉल कट कर दूं तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे कि आप किस चीज के रिगार्डिंग क्वेरी करना चाहते हैं। तो मैं आपको जैसे फ्री होता हूँ आपको फर्दर में डील कर लूंगा। ओके, सो गाइज आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा अभी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल AR IGNOU एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना एंड सभी के साथ शेयर कर देना जितने भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।